हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 का था वो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडिया की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बाद। इस समय एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी और हमारा जो खजाना था, फॉरेक्स रिजर्व था, वो सारा का सारा खाली हो चुका था। भारत सरकार के पास एक हफ्ते का फूड ग्रेन्स मंगाने के लायक, पेमेंट करने लायक पैसा भी नहीं था। उस समय पे आरबीआई के पास जो गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था एक हफ्ते की, ताकि पेमेंट हम कर पाएँ फूड ग्रेन्स मंगाने के लिए, क्योंकि हम उस समय सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कई चीज़ों में। ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगा के हम कंज्यूम करते थे, तो पेमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो फॉरेक्स रिजर्व जो था, फॉरेक्स रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी जो आरबीआई के पास रहती है, वो भी खाली हो चुकी थी और भारत सरकार के पास भी कोई रेवेन्यू नहीं था। खजाना बिल्कुल खाली था। लोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था भारत सरकार के ऊपर। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लगातार भारत सरकार लोन लेती जा रही थी और इंटरेस्ट पेमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अब करें क्या? 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो अब आगे क्या? तो आगे क्या, उसके लिए फिर से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने ये कहा कि भाई लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन फिर आप वापस कैसे करोगे? फिर आप कुछ महीने के बाद या एक साल के बाद फिर से लोन लेने के लिए आ जाओगे। तो आपको अपने हाउस को ऑर्डर में करना है। पहले अपने यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस करने, रिफॉर्म्स लेकर आना है। तो चलो पहले रीजंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे रिफॉर्म्स में। तो रीजंस क्या थे? रीजंस, पहला रीजन अगर हम बोले 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो था फिस्कल इम्बैलेंस। फिस्कल इम्बैलेंस। अब इसमें देखिए इकोनॉमी की काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में सारी टर्मिनोलॉजीज को समझाऊं, और कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तो हमारे चैनल में आपको बहुत सारे इकोनॉमी के वीडियो मिलेंगे, उनको आप रेफर करेंगे तो आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब तक इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनका एक डीप मीनिंग होता है हर चीज़ का, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और मीनिंग समझने के साथ साथ रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है, ताकि आंसर राइटिंग में बेटर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएँ, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो बेटर तरीके से हम समझ भी पाएंगे, ठीक है। फिस्कल इम्बैलेंस, फिस्कल वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू टैक्सेस होता है, टैक्सेस से रिलेटेड होता है फिस्कल वर्ड, मतलब टैक्सेस का कलेक्शन, उस टैक्स को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस बिगड़ चुका था। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार का और फिस्कल डेफिसिट सरकार का आ रहा था। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार के लिए, एक देश चलाने के लिए एक मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है और एक ऑप्शनल एक्सपेंडिचर होता है। मैंडेटरी एक्सपेंडिचर हम सरकार के लिए वो वाला एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो सरकार को करना है, रेगुलर बेसिस पे करना होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, डिफेंस में खर्च करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो बजट देना ही है, स्टेट्स को उनकी ग्रांट्स वगैरह भी देनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को उनका हिस्सा टैक्सेस से, और अगर कोई लोन लिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में भी पैसा खर्च करना ही है, एजुकेशन सेक्टर में पैसा खर्च करना ही है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर सरकार के लिए मैंडेटरी होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। ऑप्शनल खर्चा कौन सा होता है? जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे सड़कें बनाना, फ्लाईओवर, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह, ये ऑप्शनल खर्चा है, इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा खर्चा सरकार के लिए मैंडेटरी रहता है। उसके अलावा एक होता है सरकार की प्योर इनकम। सरकार की प्योर इनकम का मतलब है जैसे इनकम टैक्स से सरकार की कमाई हुई, जीएसटी से सरकार का कलेक्शन हो रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से कलेक्शन हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन हो रहा है, वो सरकार की प्योर अर्निंग है, सरकार ने किसी को वापस नहीं करना, ठीक है। या गवर्नमेंट कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है शेयर होल्डिंग के हिसाब से गवर्नमेंट को डिविडेंड्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। तो जब सरकार की प्योर अर्निंग और प्योर एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। प्योर अर्निंग और प्योर एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और भारत सरकार के लिए क्या है कि सरकार की प्योर अर्निंग काफ़ी कम है, और जो प्योर एक्सपेंडिचर है सरकार चलाने के लिए जो खर्चा करना है, जो ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेफिसिट मतलब घाटा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, मतलब इस टाइप से है।
फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो सरकार का जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर और मैंडेटरी जो इनकम है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि सरकार का मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है 30 लाख करोड़, एक एग्जाम्पल, और इनकम जो है वो 24 लाख करोड़ है मैंडेटरी, तो 6 लाख करोड़ का 6 लाख करोड़ का सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। अब सरकार को क्या करना है, 6 लाख करोड़ की तो एक्स्ट्रा जरूरत है ही, 6 लाख करोड़ की, ठीक है, 6 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जरूरत तो है ही। उसके अलावा जो ऑप्शनल खर्चा होता है सरकार के लिए, फ्लाईओवर, ब्रिज वगैरह वो सब बनाना, सड़कें वगैरह वो सब बनाना, इतना तो सरकार को लोन लेना ही होगा। साथ में मान लिया सरकार ने 5 लाख करोड़ और ले लिया लोन, टोटल मिला के 11 लाख करोड़ लोन ले लिया भारत सरकार ने, क्योंकि 6 लाख करोड़ तो यहाँ कमी हो रही थी और 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने लोन लिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इधर उधर से जहाँ से भी लिया, टोटल 11 लाख करोड़ का लोन लिया। तो ये जो 11 लाख करोड़ की सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब भारत सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट 6 लाख करोड़ तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और चाहिए था पैसा, तो वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट 6 लाख करोड़, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, ये डेटा मैंने अपनी तरफ से लिया है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहे। तो भारत सरकार का फिस्कल इम्बैलेंस बहुत गड़बड़ चल रहा था, ठीक है, बोरिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार की कमाई भी काफ़ी कम थी, टैक्सेस के थ्रू कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी फिस्कल इम्बैलेंस के अलावा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर। इन्फ्लेशनरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर्स मतलब उस समय महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन था नहीं, सप्लाई, डिमांड सप्लाई बैलेंस होता है इकोनॉमी में, सप्लाई जब भी कम होती है उसकी रिस्पेक्ट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो फिर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है, मतलब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज कम है और लिक्विडिटी ज़्यादा है, कैश का फ्लो ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आती है। और नौकरियां क्योंकि क्रिएट नहीं हो पा रही थी, इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से भी इसने भी एक ग्राउंड सेट करा इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के लिए, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, BOP इशू। BOP क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल इम्बैलेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो फिस्कल इम्बैलेंस है ये गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में होता है, गवर्नमेंट की आमदनी और खर्चे का डिफरेंस। लेकिन BOP जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कंट्री के कंटेक्स्ट में होता है, पूरे देश के लिए, पूरे देश की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात होती है। इंडिया में कितना पैसा बाहर से आ रहा है, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, चाहे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है, या कोई इंडियन बिजनेसमैन साउथ अफ्रीका से बिजनेस करके पैसा लेकर आए तो वो भी, और जो भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, यहाँ पर केवल गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे देश के लोगों की बात हो रही है। इंडिया की बाउंड्री को पैसा बाहर क्रॉस करके जा भी रहा है और आ भी रहा है, उसका डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो ये एक बड़ा टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें पूरे देश की बात होती है, केवल सरकार की बात नहीं होती, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो क्या रहा था, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी, इंडिया से पेमेंट्स ज़्यादा बाहर जा रही थी और पूरे देश की कमाई, अर्निंग काफ़ी कम हो रही थी। उस वजह से हमारे यहाँ लिक्विडिटी का क्राइसिस भी आ रहा था, पेमेंट ज़्यादा बाहर जा रही है और इंडियन रुपी लगातार वीक भी होता जा रहा था, ठीक है। और जो हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय पे हो रही थी। तो ये सारी पॉलिटिकल, चौथा अगर हम बात करें, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देश में चल रही थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देश में चल रही थी, ये भी एक रीज़न था। और पांचवा रीज़न, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए बने थे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बने थे, ये बेसिकली बैरियर का काम कर रहे थे, बैरियर का,
ठीक है। तो इनकी वजह से बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पा रहा था। सरकार का तो इरादा रेगुलेट करने का था, लेकिन बिजनेसमैन को फ्रीडम नहीं थी बिजनेस करने की। लाइसेंस राज था, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता था, उस ब्राइब वगैरह सिस्टम भी था कई सेक्टर्स में। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, फिर से अलग अलग मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती थी। अगर किसी ने फॉरेन करेंसी कमाई है तो इजीली इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेड को रेगुलेट करने के इरादे से बनाया गया था, वो सारे के सारे बैरियर का काम कर रहे थे। इस वजह से एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में आया और रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो थी। और 1991 से पहले हमने फॉरेन कंपनी को भी इंडिया में परमिशन नहीं दी ट्रेड करने की। 1947 के बाद से 1991 के बीच में हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप रही है। पूरी 100% क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थी, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरीके से बैन हो, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी में क्या था कि इंडियन इंडस्ट्रीज ही ज़्यादातर काम कर रही थी और सरकार ही उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व थी, मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स एंड सर्विसेज की। फॉरेन कंपनीज को परमिशन नहीं थी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये था कि एक बार हमने 1600 में फॉरेन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी इंडिया में ट्रेड के लिए, और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। तो आज़ादी जब हमें मिली, बड़ी मुश्किल से अंग्रेज यहाँ से देश छोड़ के गए, तो हमने सोच लिया था अब किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में परमिशन नहीं देनी, क्योंकि वो आएंगे ट्रेड के नाम पे और हमें गुलाम बना सकते हैं कभी भी। तो इसलिए कोई भी फॉरेन कंपनी कोशिश करती थी, हाथ पैर मारती थी इंडिया में एंट्री की, तो हमारा क्लियर कट पॉलिसी थी कि हम फॉरेन कंपनी को अलाउ नहीं करते थे। इक्की दुक्की फॉरेन कंपनीज को अलाउ करते थे, ताकि हम इकोनॉमिकली गुलाम ना बन जाएं किसी भी कंपनी का। और ये भी रीज़न थे कि टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आ पाई, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स होते हैं वो भी बाहर के, वो सब नहीं हो पाया। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाई। जो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस का था, वो था गल्फ वॉर मतलब यहाँ पर पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। पर्शिया नाम हुआ करता था ईरान का, ठीक है। अब नया नाम जो है ईरान है। ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, पर्शिया, ठीक है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ में क्या हुआ, इराक जो था उसके पास काफ़ी पावरफुल आर्मी थी। इराक में सद्दाम हुसैन जो है वो रूल कर रहे थे, सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन के टाइम पर एक तो इराक ईरान वॉर हुआ था, इराक ईरान वॉर, जो कि 1980 से 88 के बीच में रहा, ठीक है। और इनके बीच में फिर ट्रीटी साइन हो गई थी। यूनाइटेड नेशन का भी प्रेशर था, कई कंट्रीज का प्रेशर था, तो उनके प्रेशर में दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो गई। कोई रिजल्ट निकला नहीं ईरान इराक वॉर का, ठीक है। फिर अब ईरान इराक वॉर की वजह से जो इराक है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ईरान, कोई भी वॉर होता है, चाहे कोई विनर हो चाहे लूज़र हो, जो भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होती है, कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं कंट्री को डिफेंड करने में। तो फाइनेंशियली किसी की भी हालत ख़राब तो होनी तय होती है। तो एक तो ये हुआ। अब इसके तुरंत बाद क्या हुआ ईरान इराक वॉर के बाद, क्योंकि इराक की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी और इराक के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी उस समय हुआ करती थी मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो उसे लगा कि एक कंट्री थी कुवैत, एक कंट्री है कुवैत, काफ़ी पैसे वाली कंट्री थी कुवैत, काफ़ी ज़्यादा तेल की कुएं हैं कुवैत में। तो सद्दाम हुसैन को लगा कि अगर हम कुवैत में अटैक करके और इराक के साथ मर्ज कर ले, तो कुवैत का जो पैसा है वो इराक को मिल जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। और इसके पीछे इनका दलील ये भी था कि कुवैत जो है, हिस्ट्री में जाए काफ़ी पहले, तो कुवैत इराक का ही पार्ट हुआ करता था। ये भी इनकी दलील थी, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। एक ये दलील थी कि इराक कभी कुवैत का, ये कुवैत जो है इराक का कभी पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और तो हुआ क्या, 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई। इराक को ये उम्मीद थी कि कुवैत के ऊपर अटैक करके, क्योंकि ईरान इराक वॉर में इराक का सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था, वेस्टर्न कंट्री, चाहे हम यूएस की बात करें, यूके, फ्रांस, इनकी बात करें, तो उन्होंने इराक का सपोर्ट करा था, वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करे थे, ठीक है। तो इराक को ये लगता था वेस्टर्न कंट्री तो उसी का साथ देंगी,
क्योंकि हथियार वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड करे थे। सद्दाम हुसैन को ऐसे ही लगता था। लेकिन जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक करा तो उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया था इराक के ऊपर। बम 4 दिन के अंदर ही बम बरसाने स्टार्ट कर दिए थे इराक में, और इराक को पीछे हटना पड़ा, ठीक है, कुवैत से। और वहां पर एक टेंशन वाला एरिया क्रिएट हो गया था, गल्फ वॉर। और गल्फ वॉर जब होती है या मिडिल ईस्ट में कोई भी वॉर होती है तो फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है ग्लोबली। और फिर वो वाला रूट जो है मिडिल ईस्ट के वहाँ पर स्वेज कैनाल भी है जो इजिप्ट से होके जाती है, वो एक कनेक्टिविटी भी है ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री का। जो ट्रेड है, मर्चेंट शिप्स जो है वो रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए जाते हैं। और जब उस पर्टिकुलर एरिया में टेंशन होती है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि क्रूड के रेट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं और ट्रेड में भी प्रॉब्लम होती है, तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी थी और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खुद से पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फिर ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बन गई थी, नेगेटिविटी छाई हुई थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, ट्रेड में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से इंडिया में काफ़ी बड़ा इंडिपेंडेंस के बाद का इकोनॉमिक क्राइसिस था 1991 का। और इस क्राइसिस के रिस्पांस में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है रिफॉर्म्स वगैरह किए थे, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।